फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक राजा 20 साल का 20 ईयर्स का एक राजा लुई द 16 की एक कहानी। और वो जब राजा बना तो उसके पास पैसे नहीं थे, फिर उसने टैक्स लगाया और फिर लोग नाराज हो गए। यही सब कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। पहला विद्रोह लोगों ने किया, महाराजा का सिस्टम बंद हुआ। ओल्ड रेजीम यहाँ पे लिखा है 1789 तक था। फिर 1774 में लुइस 16 बने थे बोरबोन साम्राज्य के नए राजा। 20 साल की उम्र में शादी की थी ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस मैरिया एंटोनेट से। देखा खजाना खाली है, वर्सेल्स उनकी राजधानी है। उसी समय 13 कॉलोनीज बनी थी फ्रेंच की रेवोल्यूशन की, वो अमेरिका में ना। तो उनको भी हेल्प किया, 1 बिलियन लीवर मतलब पैसा दे दिया उनको। 1 बिलियन लीवर उधार था, 2 बिलियन लीवर उधार हो गया। अब वो जो पैसा कमाते हैं वो उधार में 10% ब्याज को देना पड़ता मनी लेंडर्स को। क्लर्जी ने अपना टैक्स लगाया हुआ था थर्ड स्टेट पे, मतलब वो जो चर्च के लोग थे, और उसको ताइथ कहते थे। और जो गवर्नमेंट लगाती थी डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, उसको टेल कहते थे। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स था, नमक पे भी टैक्स हो गया था। 3 स्टेट में रहते थे लोग। सबसे ऊपर वाले फर्स्ट स्टेट होते थे क्लर्जी, जो टैक्स नहीं भरेंगे, मतलब चर्च वाले लोग। सेकंड में नोबिलिटी, कुछ नोबल्स, धनिक लोग, वो भी टैक्स नहीं भरेंगे। थर्ड स्टेट में थे खेत में पीजेंट्स, शहर में वर्कर्स, और बिजनेसमैन भी थे उसमें, मर्चेंट भी, ऑफिशियल, डॉक्टर्स, लॉयर्स। लेकिन ये थर्ड स्टेट पैसा हमेशा सबके लिए देता था और बाकी सब पैसा लेते थे। अब महंगाई बढ़ गई और बढ़ गई आबादी। 1715 से 1789 में 23 से 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गया। लेकिन उतना अनाज प्रोडक्शन नहीं हुआ, उतना वेजेस नहीं बढ़े। तो एक सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया कि जीने खाने मरने की नौबत आ गई कि अब और सिर्फ खाओ जियो, बस उतना ही। क्योंकि ये वॉर्स पे बहुत पैसा खर्चा किया था फ्रांस ने, मेन वो था। फिर एक नया मिडिल क्लास शुरू हुआ था, क्योंकि ये फैक्ट्रीज में लोग गांव छोड़ के आए थे रहने। अब इसी में से एक ख्याल आया लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे ना, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, थर्ड स्टेट में। वो बोले कि ये हम मेहनत कर रहे हैं और हमें प्रिविलेज नहीं है, सुख नहीं है। तो प्रिविलेज शुड नॉट बी बाय बर्थ। एक पर्सन का सोशल पोजीशन उसके मेरिट के, उसके गुण के हिसाब से होना चाहिए। ये आइडिया शुरू हुआ। तो 3 लोगों का नाम आता है। एक तो लॉक लॉक ने जॉन लॉक ने कहा, बुक लिखी द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। रूजो ने लिखा था द स्पिरिट वाला बुक, सॉरी वो मॉन्टेस ने लिखा था स्पिरिट, और रूजो ने लिखा था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 बुक्स लिखी थी और ये 3 बुक पे ही पूरी कहानी है कि इन इसने रेवोल्यूशन ले आया। यही आइडिया चला गया यूएस, वहाँ पे लोगों ने इसको ले लिया कि भाई हाँ, हर आदमी को अधिकार है अपने हिसाब से जीने का, इक्वालिटी। अब ये मॉन्टेक्स ने एक चीज़ डाल दी कि आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस से लिया हुआ है कि 3 पार्ट होने चाहिए गवर्नमेंट के, ताकि पावर एक एक राजा के हाथ में ना हो। लेजिस्लेटिव अलग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग, जज अलग रहेगा, रूल बनाने वाला पार्लियामेंट अलग रहेगा, और रूल्स को फॉलो करने वाला आईएएस ऑफिसर अलग रहेगा। हमारे देश में भी ऐसा ही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये सिस्टम अडॉप्ट हुआ और इसी से हुआ कि भाई राजा ही सब कुछ नहीं करेगा। राजा ही पहले, राजा ही जज था, राजा ही पार्लियामेंट था, राजा ही आईएएस ऑफिसर था, सब वही करता था। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अब ये बातें फैली सलून्स में, कॉफी शॉप्स पे, चर्चा का विषय बन गया। अब लोगों को मालूम पड़ा कि लुईस 16 साहब नया टैक्स लगाने वाले हैं और इससे विद्रोह फूट पड़ा। ओल्ड रेजिम। अब होता था ये, एक एक बहुत अच्छी बात तारीफ करनी पड़ेगी, हमारे देश के राजाओं में नहीं थी लेकिन फ्रांस में थी, कि राजा को ये पावर नहीं था कि वो टैक्स कम जब चाहे बढ़ा दे। उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था, उसका नाम है एस्टेट जनरल। तो इसमें तीनों स्टेट के लोग आएंगे और तय करेंगे, और हर एक को एक एक वोट दिया हुआ है, तीनों स्टेट्स को। तो जिसको 2 वोट मिल गया तो वो बात, वो अगर टैक्स के लिए 2 वोट मिल गया, हाँ हो गया, तो सब मान जाएंगे। अब यहाँ भी मीटिंग बुलाई गई 5 मई को, बड़ा हॉल बुलाया। पहले स्टेट से 300 लोग आए, दूसरे स्टेट से 300 आए, सब आगे बैठ गए। तीसरे स्टेट गरीबों वाले में से 600 लोग आ गए, और जो पीजेंट्स औरतों को तो बाहर ही बैठा दिया, आर्टिसंस को आओ ही मत अंदर। और जो 600 थे उनको बोला खड़े रहो पीछे। अब और 4
लेकिन 40,000 लेटर्स बनाए गए थे कि हमारी ये है, सब लोगों ने मिलके पेश किया था। अब वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करिए कि ये 3 वोट का चक्कर बंद करिए, जितने भी लोग हैं हर एक को एक-एक वोट दिया जाए। अब राजा ने ये बात मानी नहीं। रोज़ो ने अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था। तो और ये राजा ने बात नहीं मानी। राजा ने बात नहीं मानी तो ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट के सारे 600 लोग ने वॉकआउट कर दिया, हम जा रहे हैं, ये मीटिंग में हमें शामिल नहीं होना। ठीक है। अब ये जो 300 लोग थे, ये खुद ये बन गए स्पोक्समैन, सबकी तरफ से बोलने वाले। तो जो अब ये आप बताइए 5 मई को था, अगले महीने जून में वो 20 तारीख को वापस एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जो कि वर्सेस के ग्राउंड पे है, वहाँ पे वो खुद को बोल मिलते हैं और बोलते हैं हम नेशनल असेंबली हैं और हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा फ्रांस का, वो हम बनाएंगे। ठीक है ना, हम राजा की बात नहीं मानते और ये राजा की पावर को कम किया जाए। इसको लीड करने वाले 2 लोग थे, मीराबाऊ और सेल्स। मीराबाऊ एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन वो बोले कि सब कुछ देना चाहिए, उनकी वो फीलिंग थी। उन्होंने एक जर्नल बनाई थी और पावरफुल स्पीचेस दिया हुआ था कई बार। ठीक है। तो ये एक वो इंसान थे जो पैदा बहुत अमीर में हुए थे, लेकिन वो आ गए थे। ठीक है। अब फ्रांस तो नेशनल असेंबली ने एक ड्राफ्ट मतलब बनाया कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में, 2 साल लगा उनको। इसका एम था कि राजा के पावर्स को कम किया जाए, एक हाथ में पावर नहीं होना चाहिए, 3 पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ आज भी हमारे देश में है और कई देशों में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था और ये नेशनल असेंबली के हाथ में पावर था, लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। हमारे देश में डायरेक्टली इलेक्शन होता है। ठीक है। तो वोटर्स सिटीजन वोट करेंगे ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को, जो एक चूज करेंगे असेंबली को। लेकिन हाँ, याद रहे जैसे हमारे देश में औरतों को राइट है वोटिंग का, वहाँ नहीं था। सिर्फ मेन 25 साल के अबव, और जो टैक्स भरते हैं वो 3 दिन का कम से कम साल भर में, वो ऐसा कुछ था। वो उतना टैक्स कितना होना चाहिए, 3 दिन के का लेबर का वेजेस का जो चार्ज है उतना टैक्स भर रहे थे, तो ही उनको वो सिटीजन, एक्टिव सिटीजन का नाम दिया गया, एक्टिव सिटीजन। बाकी लोग नहीं भर सकते, जो पैसिव है वो लोग नहीं भरेंगे, उनको बाकी को बोलते थे पैसे। ठीक है। और अगर आपको एलेक्टर बनना है तो उनको फिर टैक्स पेयर बड़ा हायर ब्रैकेट में होना चाहिए, ज़्यादा टैक्स भरेंगे तो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वाह। तो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत हुई थी डिक्लेरेशन की, राइट ऑफ मैन और राइट ऑफ सिटीजन क्या होता है, राइट टू लिव लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये सब हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ है अच्छी अच्छी, सब वहाँ से ली गई है। इसको नेचुरल लॉज राइट्स कहा गए थे, है ना, कि हर एक के लिए राइट, राइट। तो मैन आर बॉर्न इक्वल, एवरीबॉडी हैज द सेम राइट टू लिव, ये सब बातें हुई हैं। कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखी है, राइट। अब इन लोग को सिंबल्स भी दिखे, सिंबल्स पे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। चेन, ब्रोकन चेन, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ तोड़ दी। बंडल, कि हम एकता में रहेंगे। आंख से रोशनी नहीं निकल रही है, रेज ऑफ नॉलेज, रोशनी से सब जाग जाएंगे, ज्ञान से भर जाएंगे। सिंबल ऑफ रॉयल पावर, सेप्टर, सेप्टर रॉयल पावर का सिंबल था। स्नेक खुद के ही टेल को बाइट कर रहा है, रिंग का ना शुरुआत है ना एंड है। और ये रेड कैप, एक स्लेव जो फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, जो जंजीर में बटा हुआ था, बिका हुआ था आदमी, आदमी को खरीदते थे वो स्लेव, गुलामगिरी, वो जब आज़ाद होगा तो ऐसा कैप पहनेगा। अब 3 कलर हैं, ब्लू वाइट रेड। याद आया कुछ, इंडिया की तरह है ना, हल्का सा ग्रीन है इंडिया में, हाँ वहाँ पे ब्लू है। ठीक है। एक विंग्ड वुमेन की, हर लॉ एक माँ की तरह है, बस ये दिया था। लॉ टैबलेट, लॉ का एक रूल बनाया गया, उसको टैबलेट बनाया गया, पत्थर में लगा दिया गया। तो ये थे सारे रूल्स।